हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की पावर साइंस का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मतलब कि हम चैप्टर 2 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला है दो ध्रुवीय विश्व क्या है। दो ध्रुवीय विश्व क्या है, नाम से भी काफी कुछ पता चलता है और डेफिनेशन देंगे बहुत कुछ पता चलेगा। दो ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के दो केंद्र मौजूद हो तो दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। साफ सीधी बात है, जब इंटरनेशनल लेवल पर दो शक्ति के केंद्र मौजूद हो, मतलब कि दो शक्तियां मौजूद हो तो उसे दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दो महाशक्तियां अस्तित्व में आई। कौन था वो? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ये चीज आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट शुड बी क्लियर। दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व। जैसे दो ध्रुवीय विश्व था, नाम से पता चल रहा था, अब है एक ध्रुवीय विश्व। जब इंटरनेशनल लेवल पर, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का सिर्फ एक ही केंद्र मौजूद हो, शक्ति का कोई एक केंद्र मौजूद हो तो एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद, विघटन मतलब होता है टूट जाना, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के टूट जाने के बाद एक ही महाशक्ति बची। कौन बचा? अमेरिका। फिर है बहुध्रुवीय विश्व। सीधी सी बात है, जब इंटरनेशनल लेवल पर दो या दो से अधिक शक्ति के केंद्र मौजूद हो, मतलब कि बहुत सारे शक्ति के केंद्र मौजूद हो तो बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर कोई एक ही ऐसा देश नहीं है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर एक या दो देश नहीं है। आज के टाइम पर बहुत सारे हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, आसियान एक ग्रुप है, देशों का एक ग्रुप है जिसके बारे में आप आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। चीन आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक देश। ठीक है, सार्क भी एक संगठन है देशों का। ये भी आगे आपके चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जो दो विचारधाराएं पढ़ी थी हमने, जो लड़ाई थी एक्चुअली, जिसके ऊपर पूरी बुक ही बेस्ड है एक तरीके से। शीत युद्ध का जो कारण था, दो विचारधाराएं, समाजवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद थी अमेरिका की, समाजवाद थी सोवियत संघ की। तो कुछ और भी देश थे जो समाजवादी थे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे चीन समाजवादी देश है, क्यूबा, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। अब एक तरीके से याद करने का एक अच्छा तरीका यह है कि चीन में तो लोकतंत्र बिल्कुल है नहीं। ठीक है, चीन में लोकतंत्र नहीं है। इट मीन्स वहां पे पूरी 100% जो भी चीजें होती हैं वो सरकार के अंडर में ही होती है। जो सरकार चाहती है वैसे ही काम करेगी और जनता के कल्याण का सारा जो भी उत्तरदायी है वो किसके ऊपर होगा? सरकार के ऊपर। क्यूबा में सर संकट में, ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक देश है और यहाँ पर किसकी विचारधारा चलती थी? सोवियत संघ की। और सोवियत संघ की विचारधारा थी क्या? समाजवादी। लाओस, उसके बाद लाओस, वियतनाम और कोरिया के बारे में हमने जब पढ़ा था, वार्सा पैक्ट पढ़ा था, उसके नीचे था कि जब नाटो सीटो सेंटो अमेरिका ने बनाए थे तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया था? इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया था। अब उन्हीं देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा ना जो जिनकी विचारधारा से मिलती जुलती होगी, है ना। पूंजीवादी देश के साथ तो नहीं करेगा। ओके, सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ गणराज्य है जो कि 15 राज्यों से मिलकर बना है। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, वैसे ही सोवियत संघ में थे एक्चुअली। ठीक है, सोवियत संघ पहले था, अब तो रूस बन चुका है। तो सोवियत संघ 15 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, रशिया, लताविया, बहुत सारे 15 हैं पूरे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाँ, अभी तक हम बता चुके हैं कि क्या था सोवियत संघ वगैरह, मगर अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर ही सोवियत संघ के ऊपर बेस्ड है। सोवियत प्रणाली, मतलब कि जो सोवियत प्रणाली थी वो जिस तरीके से काम करते थे, उनके काम करने का तरीका क्या था? सोवियत प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध में समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन में थी। ये चीज तो हम बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो सोवियत संघ की विचारधारा थी पूंजीवाद के खिलाफ थी।
ठीक है, और पूंजीवाद का के एकदम अपोजिट थी, क्या थी, समाजवाद थी। यह प्रणाली जो थी निजी संपत्ति की संस्थाओं को समाप्त तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर चलाने के पक्ष में थी। इस प्रणाली के अकॉर्डिंग ये था कि आप सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते, सरकार जो भी करेगी सबके लिए करेगी, और ये सरकार का वो है, क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के हर एक नागरिक के अच्छे जीवन के लिए उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत जो वो था, जो सोवियत संघ था, वहां पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब वहां पे बहुत सारी पार्टियां होती है तो डेफिनेटली वहां पे लोकतंत्र होता है, वहां पे चुनाव होते हैं, वहां पे वोट होते हैं ना, बट ऐसा नहीं था। वो समाजवाद था, बट वहां पे चुनाव जैसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे पार्टी एक ही थी, कम्युनिस्ट पार्टी। यही पार्टी अपने अकॉर्डिंग चलाती थी देश को। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जो इकोनॉमी थी वो 100% इकोनॉमी गवर्नमेंट अपने ही अकॉर्डिंग हैंडल करती थी। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, क्या भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ठीक है, वहां की मिश्रित नहीं थी, वहां की समाजवादी थी, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आता था। अब हम कुछ अच्छी बातें, मतलब कि अब सोवियत संघ एक महाशक्ति था, तो उसमें कुछ तो खूबियां होंगी, तो खूबियां पढ़ते हैं, वो विशेषताएं क्या थी। पहली, यह प्रणाली पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ये पॉइंट तो बार बार आ रहा है, तो इस पॉइंट को तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर है सोवियत संघ की सोवियत संघ की विचार संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, ठीक है। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, उनके जो बहुत ज्यादा उनके पास ऊर्जा संसाधन मौजूद थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ का घरेलू मतलब कि उसके अपने ही देश का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। मतलब कि सोवियत संघ इतना ज्यादा कैपेबल था, उसमें इतनी ज्यादा क्षमता थी कि वो छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीज का उत्पादन अपने ही देश में करने में सक्षम था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें, मसलन मतलब कि जो नेसेसरी जो चीजें होती हैं, जो हर किसी के लिए नेसेसरी होती है, बहुत आवश्यक होती हैं, वो चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विस होती है, शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण मतलब कि जनता के कल्याण के लिए जो भी वो नीति वगैरह होती हैं, कि अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। मतलब कि जो भी चीजें एक जीवन के लिए नेसेसरी होती है, मानवीय जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उन सभी चीजों को रियायती दरों पर, मतलब कि बहुत ही कम दामों पर जनता को मुहैया करवाया जाता था। मुहैया मतलब कि मौजूद करवाया जाता था, प्रोवाइड करवाया जाता था, ठीक है। राज्य संपत्ति पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था, ठीक है, तथा भूमि, मतलब सब कुछ ही सरकार के ही अंडर में था, A to Z, जो भी सब कुछ सरकार अपने ही अकॉर्डिंग हैंडल करती थी, तथा भूमि और अन्य उत्पादक संप्रदाय पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। हाँ, खूबियां थी मगर कमियां भी थी। कमियां थी इसलिए वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। अब वो कमियां क्या थी, लेट्स सी। पहला तो ये सत्तावादी शासन क्या, सी, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सीधी सी बात है, जब एक ही पार्टी थी वहां पे, है ना, और वहां का जो नौकरशाही था, वहां का जो सिस्टम था, जो लोग सरकार के अंडर में रहकर जनता के लिए काम करते थे, वो जो नौकरशाही था उनका, वो इतना ज्यादा टाइट हो चुके थे, वो अब नागरिकों के फेवर में काम नहीं कर रहे थे। दे वर डूइंग वर्क, बट वो जवाबदेह नहीं थे बिल्कुल भी अपने नागरिकों के प्रति। अभिव्यक्ति की आजादी ना होना, अब लोकतंत्र होता है तो हम सब अपनी सरकार को कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, बट वहां पर हमें अभिव्यक्ति मतलब होता है कि अपने भावों की व्यक्ति करना, कि आप जो कहना चाहते हैं उसे व्यक्त कर देना। इस चीज की आजादी वहां नहीं थी।
आप अपनी शिकायतें वहां रख ही नहीं सकते थे। तो अब लोग करते क्या थे, लेट्स सी। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुला और कार्टून में व्यक्त करते थे कि वहां पे जब भी लोग वहां पे अब लोग तो सीधा सामने मीडिया के सामने आके तो नहीं बोल सकते सरकार ये कर रही है वो कर रही है। सो द थिंग इज कि वहां के लोगों को परमिशन ही नहीं थी, ठीक है, वहां अलाउ ही नहीं था कि आप सरकार के विरोध में कुछ कहो। लोकतंत्र तो था नहीं कि जो जब मन चाहे जो कहे जो चाहे कह दिया, ठीक है। तो इसलिए अपनी जो भी असहमति वगैरह होती थी, अपनी डिसएग्रीमेंट्स को वो चुटकुले वगैरह या फिर कार्टूनों में व्यक्त करते थे। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। अब है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। सोवियत संघ में एक ही तो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। द थिंग इज, यही तो गड़बड़ है कि पूरे इतने बड़े देश में एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी हो तो लोगों के पास ऑप्शन हो। जब पार्टी एक ही है तो अब अच्छा करे कि बुरा करे, करना तो उसी को है। लेट्स सी। सोवियत संघ में एक दल, सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। तो वही बात है कि जब एक ही दल था तो जवाबदेह होगा भी क्या, जब वो एक ही था उसके वो निरंकुश हो चुका था, उसकी उस पार्टी के ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं था। जब भी किसी को पावर मिल जाती है और जब किसी को पावर मिल जाती है उसके ऊपर अंकुश रखने वाला कोई नहीं होता, तो डेफिनेटली इट बिकम्स निरंकुश। निरंकुश मतलब कि जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, जिसके ऊपर किसी की रोक टोक ना हो। अब है रूस का दबदबा। हम आपको सोवियत संघ का मैप दिखा चुके हैं। मैप में आपने देखा होगा कि जैसे बाकी 15 राज्य हैं उनमें से एक रूस भी है, ठीक है। ऐसा सिर्फ देखने में लगता है कि सोवियत संघ के नक्शे में, आप जब देखो सोवियत संघ के नक्शे में संघ के 15 राज्यों में से एक था, कौन, रूस था, एक था। लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। देखने में तो रूस बाकी 15 राज्यों में से एक ही लगता है, लेकिन वो हर चीज में लोगों को लीड करता था। अन्य क्षेत्र की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। कोई भी फैसला होता था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, रूस को ही दी जाती थी। तो इसकी वजह से बाकी के जो 14 राज्य थे वहां की रहने वाली जो जनता थी वो काफी उपेक्षित मतलब काफी बेकार एक तरीके से फील करते थे, दैट वी आर वन ऑफ देम, कि जब रूस हमारे जैसा ही है तो उसे हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों। अब है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ठीक है। अफगानिस्तान में 1979 में कोई केस हुआ होगा जहां पे जरूरत नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने देश को संभालना चाहिए ना, हम क्यों जा रहे हैं भाग भाग के दूसरे देशों के लिए। हुआ ये 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने चला गया और फिर जब हम खुद ही अपने देश को संभालने के एबल नहीं है तो फिर हमें उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से हुआ क्या, उसकी देश की अपनी व्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो गई। फिर है खाद्य व उपभोग वस्तुओं में कमी। खाद्य व उपभोग वस्तुओं में कमी। उपभोक्ता उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट चुका था। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। मतलब सीधी सी बात ये कि जहाँ हमने तारीफों में पढ़ा था कि ये छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें अपने ही देश में बना लेता था, ठीक है, लोगों को बहुत ही अच्छी और सस्ते दामों पर सेवाएं उपलब्ध करवाता था जो नेसेसरी होती थी। मगर टाइम टू टाइम हुआ क्या कि इसका ध्यान हट गया अपने देश से और ये बाकी की चीजों में, बाकी के देशों में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि इसके अपने ही देश में खाने और उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, ठीक है, उन वस्तुओं की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। और साल दर साल मतलब जैसे जैसे टाइम बीता इन्हें खाने का आयात करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा एक्चुअली, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा। अब है नोट यहाँ पे 1991 दिसंबर में, इंपॉर्टेंट डेट है, डोंट फॉरगेट,
1991 दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में, मतलब इसकी लीडरशिप में, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, सबसे मेन तो रूस ही है ना, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इन तीनों ने अनाउंस कर दिया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने 1991 दिसंबर में अनाउंस कर दिया कि रूस अब समाप्त हो चुका है। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, याद कीजिएगा इसे, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अभी हमने ना सोवियत संघ की कमियां बढ़ी, एक तरीके से ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कमियां थी, और कमियां हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सेपरेटली बनाया हुआ है। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी, यही एक बहुत बड़ा कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। वहां की संस्थाएं वो क्षमता बची ही नहीं थी, वो अंदरूनी जो ताकत होती है वो बची ही नहीं थी कि वो अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाती। उपभोक्ता वस्तु की कमी, ये बात भी हम उसकी कमी में पढ़ चुके हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था उस लायक नहीं बची थी कि अपने ही देश में अपने नागरिकों के लिए उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवा पाती। अब जनता को उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी कमी हो रही है, तो जनता का आक्रोश उन पर, आक्रोश मतलब गुस्सा, ठीक है, वो उन पर बढ़ता ही चला गया। फिर अब परमाणु हथियारों पर खर्च, उसने क्या किया, अपने देश के अंदर उपभोक्ता वस्तुओं पर, नेसेसरी चीजों पर खर्च करने की बजाय परमाणु हथियारों पर खर्च करने लगा। उसका जो दिमाग है वो अपने देश से हटके वो कंपटीशन की ओर चला, क्योंकि कंपटीशन भी तो चल रहा था किसमें, अमेरिका और सोवियत संघ में। गुटबंदी वगैरह क्यों कर रहे थे, इसलिए तो कर रहे थे ताकि युद्ध के टाइम पे हम इन देशों की हेल्प लेंगे, तो वो अब हथियारों पर बहुत ज्यादा खर्च करने लगा। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी, और फिर बाद में क्या हुआ, वो बची ही नहीं। पश्चिमी मुल्कों के प्रति आकर्षण, व्हाट हैपेंड, ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, कौन, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों प्रतिद्वंदी थे। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में जब सोवियत संघ के नागरिकों की जानकारी बढ़ी और जब उन्हें यह पता चला कि सोवियत संघ पिछड़ चुका है, तो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। एक दलीय व निरंकुश शासन प्रणाली, एक दलीय मतलब कि एक ही दल का मौजूद होना। हमारे देश में कैसी प्रणाली है, हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पे बहुत सारे दल मौजूद हैं भारत में, है ना। और अभी हम सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, सोवियत संघ में एक दलीय प्रणाली थी और वहां पे एक ही दल था, कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी। और निरंकुश, निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई वो ना हो, रोक टोक ना हो जिस पर, ठीक है। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अब जब एक ही पार्टी है तो ये सब तो होना ही है, ठीक है। भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, देश की विशालता के बावजूद, ये पॉइंट एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना बड़ा देश है, जरा सोचिए, इतना बड़ा देश होने के बावजूद देश में सत्ता का केंद्रीकृत होना, केंद्रीकृत का मतलब कि इतने बड़े देश होने के बावजूद एक पार्टी के हाथ में सत्ता कैसे हो सकती है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेकार पॉइंट है, मतलब कि बहुत बेकार कमी है, ये कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से काफी इफेक्ट पड़ा। इससे आम जनता अलग थलग पड़ने लगी, उनके आपस की यूनिटी जो है वो खत्म होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, अब वो किसी भी काम के लिए जनता को जवाब देने को तैयार ही नहीं थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार नहीं थी। गोर्बाचेव की नीति सुधार, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा गोर्बाचेव के बारे में। गोर्बाचेव कौन था, गोर्बाचेव वो थे, जैसे कि गोर्बाचेव अच्छे इंसान थे कह सकते हैं, उन्होंने सोवियत संघ की कमियों को दूर करने के लिए, ये जो निरंकुश जो भी था से दूर करने के लिए इन्होंने क्या बोला, जनता को बोला कि हाँ मैं इन नीतियों में सुधार करूंगा और आपको आपके तरीके से देश चलाने की कोशिश करूंगा। मगर उसने जो इतना अच्छा सोचा उसका भी उल्टा हो गया। गोर्बाचेव की सुधार नीतियों के कारण
लोगों की आकांक्षा और भी बढ़ गई कि गोर्बाचेव ने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई कि आपकी ही तरीके से काम होगा, आप जैसा चाहते हैं मैं यहाँ पे लोकतंत्र लाने की कोशिश करूंगा। तो चुनाव वगैरह भी हुए थे, ठीक है। जनता का एक तबका, मतलब कुछ जनता के एक हिस्से की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को तेज गति से कदम उठाने चाहिए, उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा है, ठीक है। एक साइड की जनता तो ये कह रही थी कि ये जो कदम उठा रहे हैं कदम अच्छे हैं, मगर थोड़ा तेजी दिखाए ना, इतना धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, हमें इतनी धीमी गति से फायदा हो रहा है। और दूसरा हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे और वह लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, कि वो लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और जिन्हें फायदा था कम्युनिस्ट पार्टी के होने से, उनका कहना था कि हमारी सत्ता भी गई, हमारे विशेष अधिकार भी कम हो गए, और गोर्बाचेव इतनी जल्दी दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जनता का भी सपोर्ट चला गया इस खींचातानी में, गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा, जनता का भी सपोर्ट गया, कम्युनिस्ट पार्टी वालों का भी सपोर्ट गया, तो उनका सपोर्ट चला गया, उनका समर्थन करने वाला बहुत कम लोग बचे। फिर राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना। संप्रभुता की भावना क्या होती है, इसे आप नॉर्मली कह सकते हैं देश प्रेम, ठीक है। संप्रभुता और ये राष्ट्रवाद, देश प्रेम में आप ऐसा नोट कर सकते हैं इसको। मगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, थोड़े से अच्छे वर्ड यूज करने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। किसी भी देश के मिलने या देश के टूटने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां के लोगों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि अगर लोगों में वो आक्रोश की भावना नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं होता, आज भी सोवियत संघ नाम का कोई देश मौजूद होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like, share and comment. Thank you so much.